बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की नई पुस्तक आई हुई है विज्ञान की, जिसका नाम है जिज्ञासा। उसके पहले पाठ को, और पहले पाठ का नाम है विज्ञान का निरंतर बढ़ता संसार। इस पाठ में हमको बताया गया है कि इस पूरी किताब में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में इसमें छोटी छोटी सी जानकारी है वो दी गई है। तो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के साथ में हमने रोमांचक अनुभव का बहुत आनंद लिया था, और अब हम विज्ञान के इस अनूठे संसार की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और यह केवल तथ्यों से भरी पाठ्य पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक हमारे सुंदर संसार को समझने, उससे जुड़े प्रश्न पूछने, प्रयोग करने और खोज करने के लिए प्रेरित करती है। विज्ञान के संसार में सब कुछ समाहित है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पास हो या दूर, या फिर हम किसी पत्ती के अंदर सूक्ष्म कोशिकाओं को देख रहे हो, या फिर सूर्य और तारों की गति को समझ रहे हो, अपने घर के आसपास के पदार्थों का परीक्षण कर रहे हो, या तारों की गति को समझ रहे हो, या फिर चर्चा कर रहे हो कि भूमि के नीचे जल किस प्रकार बहता है। अब जैसे जैसे इस पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को हम पढ़ेंगे, वैसे वैसे नए और रोमांचक अनुभव मिलेंगे, जो आपकी सोच को चुनौती देंगे, आपका ज्ञान बढ़ाएंगे और आपको एक अन्वेषक बनने की दिशा में सहायता करेंगे, जिससे आप छोटी छोटी नई खोजें अपने आप कर सकेंगे। इससे पहले कि हम यह अपनी रोमांचक यात्रा प्रारंभ करें, आइए हम इस पुस्तक की एक विशेषता पर ध्यान देते हैं। पुस्तक के इस पृष्ठों को देखिए और पृष्ठों पर अंकों को देखिए। वे एक तितली की संचल उड़ान और कागज के हवाई जहाज के उड़ने को दर्शा रहे हैं। जिस प्रकार एक तितली खुलकर उड़ती है और एक कागज का हवाई जहाज आकाश की ओर उड़ता है, उसी प्रकार से जब जिज्ञासा और बढ़ती है, तब सीखने की यात्रा को भी उड़ान मिलती है। क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिकों को वास्तविक वायुयान बनाने की प्रेरणा कागज के एक हवाई जहाज जैसी साधारण वस्तु से मिली? सोचिए कि हमारा उड़ान भरने का सपना कैसे साकार हुआ। इस कार्य हेतु आरंभिक शोधकर्ताओं द्वारा पक्षियों के पंखों के अध्ययन से लेकर के आधुनिक अभियंताओं द्वारा सरल परीक्षणों और प्रयोगों से विमान की अभिकल्पना हुई। अतः आप जैसे ही प्रत्येक प्रश्न को पलटे, अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें, जिससे आपको नए नए विचार मिले और आप नई खोज और आकाश को छू लें। तो कक्षा 7 की इस पुस्तक में हम जब कक्षा 6 में पढ़ा है, उससे भी ज्यादा गूढ़ प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये संसार कैसे चलता है, हमारे आसपास जो घटनाएं हैं वो ऐसे ही क्यों होती हैं, और प्रकृति में हम जो प्रतिरूप देखते हैं उनसे हमें क्या सीख मिलती हैं, ये अपन विस्तार से इस पाठ में है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि विज्ञान है क्या। तो अपन ने कक्षा 6 में भी पढ़ा है कि विज्ञान है वो प्रकृति और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को अवलोकन, प्रयोग और तर्क के माध्यम से समझने की एक प्रक्रिया है। और विज्ञान केवल जानकारी नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है। विज्ञान में जिज्ञासा और प्रश्न पूछना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जैसे हम देखते हैं कि फल खट्टे क्यों होते हैं, हल्दी के जो दाग हैं धोने पर क्या होता है, बल्ब कैसे जलता है, ये सभी प्रश्न अपने दिमाग में आते हैं। तो इन ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजने की जो प्रक्रिया है, वही विज्ञान है। फिर विज्ञान के लिए अपन कोई भी प्रश्न है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक विधि दी है जिसका नाम है वैज्ञानिक पद्धति। तो विज्ञान में कोई भी समस्या को समझाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस वैज्ञानिक पद्धति के निम्न चरण है। जैसे पहला है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन। तो कोई भी घटना हो रही है, उसको ध्यान से देखना क्या कहलाता है, अवलोकन। दूसरा है अवलोकन कर लिया, उसके बाद में उस घटना से संबंधित प्रश्न पूछना। दूसरा जो वैज्ञानिक पद्धति का चरण है वो प्रश्न पूछना, कि उस घटना के बारे में सवाल उठना। कोई भी घटना है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, उसके बारे में सवाल उठाना, तो वो होता है प्रश्न पूछना। तीसरा पद्धति का चरण है कि परिकल्पना बनाना।
परिकल्पना बनाना, उस घटना के बारे में संभावित उत्तर सोचना, फिर उसके बारे में प्रयोग करना और प्रयोग करके जांच करना, फिर हम निष्कर्ष पर निकलेगा कि क्या परिणाम होता है। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति के चरण है। जैसे कि उदाहरण के लिए चीनी और पानी में घुलना। चीनी है वो पानी में घुलती है, तो पहले अपन ने अवलोकन किया कि गर्म पानी में चीनी है वो जल्दी घुल जाती है। तो फिर अपने दिमाग में प्रश्न आया कि क्या गर्म पानी में चीनी ठंडे पानी की तुलना में जल्दी घुलती है। तो फिर अपनी परिकल्पना बनेगी कि गर्म पानी में चीनी अधिक तेजी से घुलती है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रयोग करना पड़ेगा। फिर प्रयोग में एक गिलास में गर्म पानी और दूसरे गिलास में ठंडा पानी लेंगे और दोनों में चीनी डालेंगे। फिर अपन देखेंगे तो निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि गर्म पानी में चीनी है वो जल्दी घुल जाती है। तो ये एक वैज्ञानिक पद्धति के चरण हो गए। वैज्ञानिक पद्धति, तो वैज्ञानिक तरीके से अपन ने सोच के पता किया कि भाई गर्म पानी होगा, उसमें जो चीनी है वो जल्दी से घुल जाती है। फिर विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं कि विज्ञान है वो कई भागों में विभाजित हैं और ये सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे पहला लिखा हुआ भौतिक विज्ञान या जिसे फिजिक्स कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ऊर्जा, बल, प्रकाश और ध्वनि आदि का अध्ययन है वो भौतिक वैज्ञानिक में किया जाता है। फिर दूसरा जो है रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं। इसमें पदार्थों के गुण, उसकी संरचना और परिवर्तन का अध्ययन है वो रसायन विज्ञान में किया जाता है। फिर है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जीवों, पौधों और मानव शरीर का अध्ययन है वो जीव विज्ञान या बायोलॉजी में किया जाता है। फिर अगला विज्ञान का क्षेत्र चौथा है कि भू विज्ञान, जिसे अर्थ साइंस भी कहते हैं। इसमें पृथ्वी, चट्टान, मिट्टी और जल का अध्ययन है वो इस भू विज्ञान में किया जाता है। फिर अगला है कि पदार्थ और उसके गुण। पदार्थ क्या होता है, तो हमारे आसपास की हर वस्तु है वो पदार्थ से बनी होती है। पदार्थ के गुण क्या है, कोई पदार्थ है उसका रंग होगा, उसका आकार होगी, उसमें कठोरता, इसमें क्षालकता और उसमें घुलनशीलता होगी। कि कोई भी पदार्थ है उसका रंग क्या है, काला है, पीला है, हरा है, सफेद है, क्या रंग है। फिर आकार, कि आकार में वो दिखने में कैसा दिख रहा है। फिर कठोरता, कठोरता में कि कोमल है कि नरम है या कठोर हैं, किस किस प्रकार की हैं। फिर चालकता में कि विद्युत का चालक हैं, कुचालक हैं, वो उसके बारे में भी पता करेंगे। फिर घुलनशीलता की, उसकी घुलनशीलता मतलब उस पानी में घुलने पर क्या होगा, उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो होती है घुलनशीलता। जैसे उदाहरण के लिए पदार्थ दिए हुए हैं, जैसे तांबा। तो तांबा है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसमें जो तार होते हैं अपने लाइट के, वो तांबे के ही बने होते हैं, जिसमें से लाइट है वो आसानी से प्रवाहित हो जाती हैं। फिर लकड़ी है, तो लकड़ी क्या होगा, विद्युत का खराब चालक है। सूखी लकड़ी होगी वो विद्युत का चालन है वो नहीं करेगी। लोहा होता है तो लोहा भी विद्युत का चालन करेगा और कठोर और मजबूत होता है। फिर अगला है कि धातु और अधातु। तो पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे धातु और एक अधातु। धातुओं की विशेषता में कि चमकदार होती है, जो धातु होती है वो चमकदार होगी। विद्युत की अच्छी चालक होगी, जिसमें करंट आएगा, जो विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देगी। और धातु जो होगी ऊष्मा को अच्छी चालक होगी, विद्युत धारा और ऊष्मा की भी अच्छी चालक होगी। जैसे उदाहरण के लिए लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं हैं। अधातु में चमक नहीं होगी और ये कुचालक होगी। इसका मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, ये अधातुएं हैं। फिर अगला है कि विद्युत परिपथ के बारे में अपन पढ़ेंगे इस किताब में, कि बल्ब जलाने के लिए अपने को एक पूर्ण परिपथ की आवश्यकता होती है। जैसे घर बनाने के लिए अपने को क्या क्या सामान चाहिए, ईंटें हैं, रेत हैं, पत्थर हैं, सीमेंट है, पानी है, इतनी सारी चीजें हैं। जब अपन सबको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अपना एक घर बनेगा। तो वैसे के वैसे अपने को एक विद्युत परिपथ बनाना है, तो विद्युत परिपथ के लिए भी अपने को जो सामग्री चाहिएगी वो अपने को बैटरी, तार, फिर स्विच, बल्ब, ये सब होगी तभी अपना परिपथ है वो पूरा होगा, नहीं तो परिपथ पूरा नहीं होगा। बैटरी चाहिए होगी, फिर तार चाहिए होगा,
फिर स्विच चाहिए होगा, एक स्विच जो ऑन ऑफ कर सके, जिससे अपने को बल्ब को बटन में ऑन करेंगे तो बल्ब है वो शुरू हो जाएगा। और बल्ब चाहिए, तो इस प्रकार से सब हो गए तो परिपथ है वो पूरा होगा। इसमें से एक भी चीज नहीं होगी तो बल्ब है वो चालू नहीं होगा। फिर हैं हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। तो परिवर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन क्या करते हैं कि अवस्था में परिवर्तन करते हैं, आकार या संरचना बदलते हैं। पहला अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन क्या होता है कि जो वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ है वो पिघल गई और क्या बन गया, पानी बन गया। अब पानी से वापस से बर्फ बनाना है तो अपन इसको क्या करेंगे, फ्रीज में रखेंगे तो पानी से वापस से बर्फ बन जाएगा। यानी ये वापस पहली अवस्था में आ गया, बर्फ था तो वापस बर्फ बन गया। तो ये कैसा परिवर्तन हो गया, अस्थायी परिवर्तन। फिर मोम का पिघलना, मोम को पिघला दिया तो पिघल गया, फिर वापस से उस मोम बनाना होगा तो वापस से बना सकते हैं। फिर पानी में चीनी या नमक का घुलना, पानी में चीनी को घोल दिया, नमक को घोल दिया तो वापस से अपन चीनी और नमक है वो प्राप्त कर सकते हैं। और गुब्बारों का फूलना, गुब्बारों को फुला दिया और वापस से उसकी हवा निकाल दी तो वैसा का वैसा हो गया। तो इस प्रकार से ये परिवर्तन है वो वापस से पहली स्थिति में जो भी वस्तु है उसमें परिवर्तन होगा तो वापस पहली स्थिति में आ जाएगा। इस फिर है स्थायी परिवर्तन। तो स्थायी परिवर्तन में क्या होगा कि जो दोबारा पहले जैसे नहीं होंगे। जैसे कागज का जलना, कागज जल गया अब वापस से कागज थोड़ी बन सकता है, तो स्थायी हो गया, जल गया तो बस जल गया, वापस कागज प्राप्त नहीं हो सकता। फल का पकना, एक बार फल पक गया कि नहीं नहीं मुझे तो वापस से कच्चा फल बनाओ इसका, तो वापस से नहीं बना सकते। तो एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस उसको पहले जैसी स्थिति में नहीं ला सकते, वो होते स्थायी परिवर्तन। जैसे दूध से दही का जमना, दूध से दही बन गया, अब दही से वापस से दूध नहीं बन सकता। लोहे में जंग का लगना, खाना पकना, ये सब स्थायी परिवर्तन हो गए तो वापस से इसको पहली स्थिति में नहीं ला सकते हैं। अगला जो अपना है वो उष्मा। तो उष्मा है वो ऊर्जा का ही रूप है जो पदार्थों में क्या करती है, परिवर्तन उत्पन्न करती है। उष्मा के कारण पदार्थ में क्या होंगे, परिवर्तन होंगे। और परिवर्तन क्या होगा, अवस्था में परिवर्तित होगा। ठोस, द्रव और गैस, ठोस है द्रव हो जाएगा, द्रव का गैस हो जाएगा। इस प्रकार से इसकी अवस्था है वो बदल जाएगी और तापमान में भी बदलाव आएगा। और ये परिवर्तन जो है प्रकृति और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उष्मा का स्थानांतरण है वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होगा। जो गर्म वस्तु है उससे ठंडी वस्तु की ओर है वो उष्मा का स्थानांतरण होगा। और उष्मा का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। उदाहरण के लिए जैसे बर्फ का पिघलना, तो बर्फ है कठोर है, ठोस रूप में है, और ठोस से किस में बदल गया, ठोस है बर्फ, ठोस से किस में बदल रहा है, ये ठोस से बदल रहा है द्रव में, तो अवस्था है वो परिवर्तित हो गई। फिर भोजन का पकना, भोजन है तो उसका पकना, तो भोजन का क्या होगा, तापमान में बदलाव, क्या होगा, तापमान में बदलाव। फिर धातु का फैलना, जैसे कोई भी लोहे की धातु है उसको पीटेंगे तो क्या होगा, धातु है फैल जाएगी। जैसे पतली छादरें वे बन जाती हैं। जैसे पानी का उबलना, तो तापमान में परिवर्तन हो जाएगा, तापमान में परिवर्तन। तो ये सब है वो किसके कारण होंगे, उष्मा के कारण होंगे। फिर जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है कि पृथ्वी पर जल है वो निरंतर एक चक्र के रूप में घूमता रहता है। जैसे बरसात हो गई तो वापस से वाष्प बन के क्या हो गया, पानी है वो वापस से चला गया आसमान में, तो उसे बोलते हैं वाष्पीकरण। सूर्य की गर्मी से पानी है वो वाष्प बन के वापस से आसमान में बादल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। फिर संघनन। कि संघनन है क्या होता है कि वाष्प बादलों में बदल जाती है, वापस से वाष्प से क्या बदल जाती है, बादलों में बन जाती है, जिसे बोलते हैं संघनन। जिसे क्या कहा जाता है, संघनन कहा जाता है। फिर वर्षा। फिर वर्षा क्या होती है, बादल से, बादलों से फिर क्या होती है, बरसात होने लगती है, तो ये क्या हो गया, वर्षा। फिर भूमिगत जल में, भूमिगत जल है तो पानी है वो, जैसे बरसात हो गई तो पानी है वो कहाँ चला जाएगा, पानी चला जाएगा जमीन के अंदर की तरफ, पानी है वो जमीन के अंदर चला जाएगा। फिर अगला है जीवों में परिवर्तन। जीवों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो जीवों में भी समय के साथ में बहुत सारे परिवर्तन है वो
होते हैं, जैसे ऊंचाई का बढ़ना, दांत बदलना, वजन का बढ़ना, ये सब परिवर्तन है वो जीवों में होते हैं। ऊंचाई बढ़ती है तो अस्थियों का विकास होता है, ये लंबाई है वो बढ़ती जाती है। दूध के दांत गिरते हैं और स्थायी दांत आते हैं। फिर वजन है वो भी धीरे धीरे पोषण मिलता है, जिस कारण शारीरिक जो है वजन वो बढ़ने लगता है। फिर जीवन काल के लिए आवश्यक प्रक्रिया में श्वसन है, जरूरी है श्वसन करना, जिसमें शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त करती है। फिर पोषण, पोषण में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करना और इसका उपयोग करना है वो पोषण कहलाता है। फिर वृद्धि, कोशिकाओं के विभाजन और शरीर के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है आकार में। फिर उत्सर्जन के अपशिष्ट पदार्थ जो भी शरीर में बन रहे हैं और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो ये परिवर्तन है वो होते हैं। फिर पौधों में भोजन का निर्माण, तो पौधे हैं वो अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो होती है इसमें, जिसके द्वारा पौधे हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या आवश्यक तत्व चाहिए पौधे को भोजन बनाने के लिए, एक तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है वो पत्तियों में मौजूद एक हरा द्रव्य होता है जो प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है। क्लोरोफिल है वो पत्तियों में होता है। क्लोरोफिल एक हरे कलर का द्रव्य होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। एक सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, फिर क्लोरोफिल, और पानी चाहिए, जल, और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड, ये हवा के द्वारा पत्तियों द्वारा ग्रहण किया जाता है CO2। और जल को या पानी को बोलते हैं H2O। तो ये चारों चीज होगी तभी पौधे है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कर पाएंगे। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल या H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है समय की माप। प्राचीन समय में क्या करते थे, सूर्य की छाया को देख करके समय का अनुमान है वो लगाया जाता है। और आधुनिक समय में डिजिटल घड़ियां आ गई हैं जिसके द्वारा समय है वो देख सकते हैं। फिर प्रकाश क्या होता है, प्रकाश है वो क्या करता है, अपने को वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश के है वो वस्तुओं को देखने में मदद करता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। फिर प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं, प्राकृतिक स्रोत के रूप में सूर्य हैं, एक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। कृत्रिम स्रोत के रूप में बल्ब और मोमबत्ती। प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो प्रकृति में अपने आप बने हुए हैं, तो सूर्य अपने आप बना हुआ प्रकृति में। फिर कृत्रिम का मतलब है जो मानव निर्मित है, उसको बोलते हैं कृत्रिम, जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब मानव निर्मित है। फिर पृथ्वी और चंद्रमा की गति, तो घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष या दूरी पर घूमना, पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको बोलते हैं घूर्णन। ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, इधर इधर घूमेगी, इधर इधर घूमेगी अपने अक्ष पर, तो उसको बोलेंगे घूर्णन गति। और घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप क्या होता है, दिन और रात होते हैं, अपने अक्ष पर घूमती हैं जिसके कारण दिन रात होते हैं। और एक घूर्णन, एक बार पृथ्वी अपना चक्कर पूरा करती है एक घूर्णन, तो 24 घंटे होते हैं। फिर परिक्रमण में क्या होता है, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर निश्चित दिशा में चक्कर लगाती है। सूर्य है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी है वो एक निश्चित कक्षा में घूमती है। ये निश्चित कक्षा है और ये है पृथ्वी, तो पृथ्वी है वो धीरे धीरे घूमती घूमती अपने घूर्णन गति करती करती फिर वापस से इधर आती है। इसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं। परिक्रमण गति है जिसके कारण क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। फिर है ग्रहण। ग्रहण क्या होता है कि सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिसे कहते हैं सूर्य ग्रहण, जिससे सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिससे चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। तो सूर्य ग्रहण में तो चंद्रमा है वो क्या हो जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है।
इस अध्याय में अपन और भी बहुत सी रोमांचक पाठों को पढ़ेंगे और अपनी जिज्ञासा है उसको बढ़ाएंगे और प्रश्नों को खोजने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, बस थोड़ा दूध डाले। उत्तर लिखा हुआ है, इससे अपने को प्रश्न बनाने हैं। तो बस थोड़ा दूध डालने के लिए क्या प्रश्न हो सकता है कि चाय में और कितना दूध डाले, या फिर चाय में कितना दूध डालना है। ये लिख सकते हैं कि चाय में कितना दूध डालना है। तो ये प्रश्न इसका बन सकता है। दूसरा है कि क्योंकि बिल्ली के दांत टेढ़े थे, इसके लिए क्या प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए हम प्रश्न बना पा रहे सकते हैं कि बिल्ली चूहा क्यों नहीं पकड़ पा रही थी। इसके लिए क्या प्रश्न बन सकता है कि बिल्ली चूहा क्यों नहीं पकड़ पा रही थी। तो लिखते हैं बिल्ली चूहा क्यों नहीं पकड़ पा रही थी। बिल्ली चूहा क्यों नहीं पकड़ पा रही थी। तो इसका ये प्रश्न बन सकता है। अगला एक उत्तर लिखा हुआ कि घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। घबराइए मत, मेरे पास तौलिया है। तो इसके लिए अपन प्रश्न लिख सकते हैं कि मेरा हाथ गीला है। मेरा हाथ गीला है। क्या आपके पास कुछ है। क्या आपके पास कुछ है। ये इसका प्रश्न बन सकता है। अगला लिखा हुआ है 42। तो 42 के लिए अपन लिख सकते हैं कि 6 का गुणा है वो 7 से करते हैं। तो उसका उत्तर कितना होता है। तो इसका उत्तर हो सकता है 42 हो सकता है। या फिर जीवन ब्रह्मांड और सब कुछ का उत्तर क्या है। तो उसका उत्तर 42 हो सकता है। या फिर इसका उत्तर अपन 6 गुणा 7 क्या होगा। क्या होगा। तो लिख सकते हैं 42 होगा। ये इसका प्रश्न है वो बन सकता है। आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रथम चरण क्या है। प्रयोग करना, जिज्ञासा या प्रश्न पूछना, निष्कर्ष निकालना या फिर परिकल्पना बनाना। तो अपन ने पढ़ा है कि कोई भी वैज्ञानिक पद्धति है तो उसका प्रथम चरण है जिज्ञासा। पहले अपने को जिज्ञासा होनी चाहिए। तो जिज्ञासा होगी तो प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न पूछना है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है विज्ञान के नियमों का व्यावहारिक उपयोग क्या कहलाता है। कि अनुसंधान होता है, अवलोकन, प्रौद्योगिकी या फिर प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी है वो व्यवहारिक उपयोग है वो कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी समस्या के समाधान के लिए किया गया प्रारंभिक अनुमान क्या कहलाता है। तो प्रारंभिक अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान को परिकल्पना भी कहा जा सकता है, जिसे इंग्लिश में हाइपोथेसिस है वो भी कह सकते हैं। तो समस्या के समाधान के लिए किया गया प्रारंभिक अनुमान है वो परिकल्पना या हाइपोथेसिस है वो कहलाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। पहला लिखा हुआ है केवल याद करना, फिर प्रकृति के रहस्यों को समझना, केवल परीक्षा पास करना या फिर बिना सोचे समझे विश्वास करना। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य उद्देश्य प्रकृति के रहस्यों को समझना है वो विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। फिर रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए हुए हैं किसी समस्या के समाधान के लिए अनुमान लगाना क्या कहलाता है। तो अभी अपन ने पढ़ा था अनुमान लगाना समस्या के समाधान के लिए क्या कहलाएगा परिकल्पना। क्या कहलाएगा परिकल्पना। तो इस पहले में परिकल्पना आ जाएगा। फिर लिखा है कि एडवर्ड जेनर ने खाली जगह के टीके की खोज की। एडवर्ड जेनर ने कौन से टीके की खोज की थी। तो इसमें आएगा चेचक के टीके की।
6 चक्र के टीके की है खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी। फिर अगला है कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य खाली जगह के रहस्यों को सुलझाना है। तो किसके रहस्यों को सुलझाना है? प्रकृति के। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकृति। कि विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है वो प्रकृति के रहस्यों को सुलझाना है। फिर अगले प्रश्न में दिया हुआ एक शब्द में उत्तर देना है। पहला लिखा हुआ है क्या विज्ञान के नियम भविष्य में बदले जा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो गया कि हाँ, कि कोई भी है प्रयोग उसमें नए प्रमाण मिलने पर उसके जो नियम है वो भविष्य में बदले जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम विज्ञान के रहस्यों को सुलझाते हैं क्या कहलाती है? तो कोई भी रहस्य है उसको सुलझाएंगे तो क्या है? विज्ञान में वैज्ञानिक विधि कहलाएगी। वैज्ञानिक विधि है वो कहलाएगी। अगला है जिज्ञासा का सरल अर्थ क्या है? तो जिज्ञासा का अर्थ अपने को पहले से ही पता है कि जानने की इच्छा, किसी के भी बारे में और जानने की इच्छा है, उसको ही क्या कहेंगे अपन? जिज्ञासा कहेंगे। फिर अगला प्रश्न लिखा हुआ विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो विज्ञान की परिभाषा है कि प्रकृति के रहस्यों को जानने और समझने के लिए व्यवस्थित तरीके से किए गए प्रयोग या प्रेक्षणों और तर्क आधारित निष्कर्षों को ही क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। जिसमें प्रयोग होगा, फिर उसका ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण करेंगे और उनके आधार पे क्या करेंगे अपन? तर्क, और उस फिर लास्ट में अपन निष्कर्ष निकालेंगे। तो इसको क्या कहेंगे अपन? विज्ञान। अगला प्रश्न है विज्ञान के निरंतर बढ़ते होने का क्या अर्थ है? तो विज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता है। विज्ञान में हमेशा सवाल है वो चलते ही रहते हैं, सवालों के उत्तर हैं वो भी प्रयास करते हैं पर मिलते रहते हैं। तो जैसे जैसे नई तकनीकें और उपकरण मिलते हैं पुरानी धारणाओं को सुधारते हैं और नई खोजें करते हैं। कल तक जो असंभव था वह आज विज्ञान की मदद से संभव है। यही विज्ञान का निरंतर विस्तार है। फिर अगला प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली किन्हीं 3 वैज्ञानिक खोजों के नाम लिखिए। तो पहला तो है क्या वैज्ञानिकों? विद्युत, लाइट के द्वारा ये सब काम है वो हो रहा है। अभी तो गाड़ियां हैं वो भी लाइट के द्वारा ही चलने स्टार्ट हो गई है, तो प्रकाश और मशीनों के लिए। फिर इंटरनेट है, इंटरनेट का उपयोग हर जगह हो रहा है सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। सूचनाएं वो जल्दी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं। और टीकाकरण, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के टीके हैं वो बने हैं बीमारियों से सुरक्षा के लिए। तो ये भी विज्ञान की महत्वपूर्ण अपनी खोज है। अगला प्रश्न है जिज्ञासा और प्रश्न पूछना विज्ञान के लिए क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर है कि विज्ञान की शुरुआत ही क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों की होती है। तो भाई कोई है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसे प्रश्न होते हैं, उसी से विज्ञान की शुरुआत होती है। जब हमारे मन में जिज्ञासा होती है तभी हम किसी चीज को बारीकी से देखते हैं। प्रश्न पूछने से हम स्थापित तथ्यों की जांच करते हैं और फिर उसके बाद में नए समाधानों को ढूंढते हैं। जैसे उदाहरण के लिए न्यूटन के मन में सेब गिरने को लेकर जिज्ञासा हुई, उसके मन में जिज्ञासा हुई तभी गुरुत्वाकर्षण के नियमों की भी खोज हो सकी। अगला प्रश्न है क्या विज्ञान हमेशा सही होता है? तर्क सहित उत्तर दे। तो इसका उत्तर है कि विज्ञान एक प्रक्रिया है। विज्ञान में कोई भी सत्य अंतिम नहीं होता है। जब नए प्रमाण मिलते हैं तो पुराने सिद्धांतों को बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए पहले माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन बाद में विज्ञान ने इसे सुधारा और बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो हमेशा विज्ञान में कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता। जैसे जैसे प्रमाण मिलेंगे तो वो पुराने सिद्धांत है वो बदल जाएंगे और उनका स्थान है जो नए सिद्धांत है वो ले लेंगे। तो हमेशा विज्ञान है सही होता है तर्क से, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्या विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। विज्ञान हमारे चारों ओर हैं। रसोई में खाना पकाने से लेकर बगीचों में पौधों के बढ़ने, आसमान के नीचे दिखने तक, और प्रकृति ही विज्ञान की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। फिर कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दी हुई है उसको देखते हैं। पहला लिखा हुआ है अवलोकन। अवलोकन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का मतलब होता है कि कोई भी घटना है, किसी घटना को
पूर्वक देखना और उसे समझना। ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का मतलब क्या हो जाएगा, किसी घटना को ध्यानपूर्वक देखना या समझना। फिर परिकल्पना या हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि कोई भी समस्या का संभावित उत्तर या अनुमान। कोई समस्या हुई तो उसका अपन पहले ऐसे ही अनुमान लगाएंगे कि भाई ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो संभावित उत्तर उसका खोजेंगे, अनुमान लगाएंगे, उसी को अपन परिकल्पना या हाइपोथेसिस कहेंगे। उसके बाद में है प्रयोग या एक्सपेरिमेंट। तो परिकल्पना की सत्यता की जांचने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं कि अपन ने जो अनुमान लगाया है क्या वो सही है या गलत है। तो उस उत्तर की जांच के लिए अपन क्या करेंगे, प्रयोग। और प्रयोग करने के बाद में विश्लेषण या एनालिसिस करेंगे कि प्राप्त आंकड़ों या जानकारी का गहराई से अध्ययन करेंगे। फिर दिया हुआ है वैज्ञानिक पद्धति की शरण का सारांश। ये प्रश्न क्यों पूछेंगे, प्रश्न समस्या को पहचानने के लिए प्रश्न पूछेंगे। फिर अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होगा जानकारी को एकत्रित करेंगे। फिर परिकल्पना में अनुमान लगाएंगे। परीक्षण में प्रयोग करके उसको देखेंगे। फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई ये तय करेंगे कि अपन ने जो अनुमान लगाया है क्या वो सही है या गलत है। तो ये उदाहरण है वो हमें सिखाता है कि विज्ञान केवल किताबों में नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और समस्या को हल करने के तरीके में है। फिर अगले प्रश्न इसमें पाठ में आए थे उनको देखते हैं। पाठ में प्रश्न आया था, अपन ने पढ़ा था तब, कि हल्दी के दाग धोने पर क्या होता है। तो इसका उत्तर है कि हल्दी है वो एक प्राकृतिक सूचक है। और सूचक का मतलब होता है जो अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। अम्ल और क्षारक की पहचान करने वाले पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं सूचक। तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। जैसे साबुन या डिटर्जेंट में सार होता है, साबुन होता है, डिटर्जेंट होता है, वो उसमें सार होता है। और अम्ल सार क्या होता है वो अपन अगले पाठ में पढ़ेंगे। जब हल्दी का पीला दाग है वो सार या साबुन के संपर्क में आता है तो रासायनिक अभिक्रिया के कारण वह लाल या फिर लाल भूरा हो जाता है। और यदि इसमें अपन नींबू का रस और डालेंगे तो क्या होगा कि वो फिर से पीला हो जाएगा। फिर प्रश्न आया था कि भाई फल खट्टे क्यों होते हैं। तो फलों में एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है साइट्रिक अम्ल या साइट्रिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। इस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इस अम्लों में उच्च मात्रा में H+ आयन या हाइड्रोजन आयन होते हैं जो क्या करते हैं उसमें कि स्वाद कलिकाओं में खटास का एहसास कराते हैं। जैसे जब हम खाते हैं खट्टे फल तो फिर हमें खट्टे या खटास का एहसास होता है। फिर है कि जब बल्ब कैसे जलता है, तो जब बल्ब के स्विच को चालू किया जाता है तो विद्युत धारा है वो उसके पतले टंगस्टन फिलामेंट से गुजरती है और फिलामेंट है वो धीरे धीरे गर्म होता है और उसके कारण इसमें क्या होता है, प्रकाश है वो उत्सर्जित होता है। जैसे ये बल्ब है तो यहाँ पर ये फिलामेंट होता है, यहाँ पर टंगस्टन धातु का होता है। तो जैसे ही लाइट को अपन बल्ब स्विच चालू करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इधर से जो विद्युत धारा है वो इस टंगस्टन से गुजरेगी, इस टंगस्टन से गुजरेगी, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो फिर प्रकाश उत्सर्जित करेगा, प्रकाश उत्सर्जित करेगा, फिर इससे प्रकाश या उजाला होगा। फिर अगला देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का व्यवहारिक अनुप्रयोग। व्यवहारिक अनुप्रयोग में एक समस्या है अपने पास में, तो पहले क्या हो गया, एक समस्या की पहचान करेंगे। तो आपने कमरे का स्विच ऑन किया लेकिन बल्ब नहीं जला। अब कमरे का स्विच तो ऑन किया लेकिन बल्ब नहीं जला तो अपने मन में क्या आएगा, एक प्रश्न आएगा कि भाई बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो फिर क्या करेंगे, हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे या परीक्षण करेंगे। परीक्षण में क्या देखा अपन ने कि कमरे की दूसरी लाइट तो जल रही है, यानी घर में बिजली तो है। अपन ने देखा कि भाई दूसरी लाइटें जल रही हैं लेकिन ये बल्ब भी नहीं जल रहा है। तो ये देखा इसके बाद में कि बल्ब कहीं से काला या टूटा हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसके बाद में क्या किया, देखा बल्ब को काला या टूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, अपन अनुमान लगाएंगे। अनुमान में क्या अनुमान लगाएंगे कि भी बल्ब फ्यूज तो नहीं हो गया, या फिर शायद होल्डर है वो ढीला होगा, बल्ब में बल्ब होल्डर वो ढीला हो गया होगा। तो ये अनुमान लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, भाई अपना अनुमान सही है या फिर गलत है उसको पता करने के लिए क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। प्रयोग के लिए क्या करेंगे, बल्ब को निकाल करके दूसरे होल्डर में लगाएंगे और देखेंगे कि कहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है बल्ब का। या फिर क्या करेंगे, उसकी जगह पर नया बल्ब है वो उस होल्डर में लगाएंगे
और पता करेंगे भाई ये बल्ब नहीं जल रहा है, वो जलता है कि नहीं जलता है। उसके बाद में क्या होगा, परिणाम निकलेगा या विश्लेषण करेंगे उसका। यदि नया बल्ब लगाने पर वह जल गया तो इसका मतलब है कि अपनी जो परिकल्पना या अनुमान लगाया था कि बल्ब फ्यूज था, सही थी। यदि वह फिर भी नहीं जला तो फिर नई परिकल्पना बनानी पड़ेगी। शायद क्या होगा, स्विच खराब हो सकता है, बटन खराब हो सकता है। फिर अपन निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। प्रयोग के सफल होने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बल्ब फ्यूज होने के कारण प्रकाश नहीं दे रहा था, कि बल्ब है वो खराब हो गया था जिसके कारण ये प्रकाश नहीं दे रहा था।